जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको समझाया था म्यांमार क्यों एक भारत के लिए अहम देश है। अगर हम म्यांमार में ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो चीन के लिए हम एक खाली जगह छोड़ देंगे जहां पर वो भारत के खिलाफ साजिश कर सके। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा हर एक पड़ोसी देश के साथ चीन अपना संबंध को बढ़ाकर भारत को चारों तरफों से घेरने की कोशिश कर रहा है। और म्यांमार का तो बॉर्डर चाइना के साथ लगता है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है म्यांमार। अब दोस्तों खबर ये है चीन अपना एक सबमरीन को म्यांमार को दिया है। हालांकि आप सबको पता होगा पिछले साल ही भारत ने भी अपना एक किलो क्लास पुराना सबमरीन को म्यांमार की नेवी में शामिल होने के लिए दिया था। अब खबर ये आ रहा है कि ये जो चीन के सबमरीन है वो हथियार लेकर म्यांमार पहुंचा है। और अब इसके साथ दोस्तों अब म्यांमार में जो उनके मिलिट्री रूलर है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो चाइना का ही बी टीम है, या फिर चाइना को बहुत ज़्यादा अब वो सपोर्ट कर रहे हैं भारत के कंपेयर में। अब नॉर्थ ईस्ट में ये खबर आ रहा है कि जो भी अब मामला बढ़ रहा है आतंकवाद का उसमें म्यांमार की अब मिलिट्री रूलर चीन को एक तरीके से मदद कर रहे हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट में भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब अगर चीन और म्यांमार की संबंध में मिलिट्री संबंध में बहुत ज़्यादा बढ़त होगी तो ये क्या भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अब चाइना का सबमरीन म्यांमार में आना ये भारत के लिए कितना बड़ा टेंशन की बात है, आज मैं इस टॉपिक पर आपको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, चाइना प्रोवाइड सबमरीन टू म्यांमार जनता। जनता मतलब अब जो म्यांमार में मिलिट्री शासन कर रहा है उनको जनता कहा जाता है। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, भारत तो पहले सबमरीन म्यांमार को दिया था, अगर अब म्यांमार चीन के तरफ ज़्यादा झुकने की कोशिश कर रहा है तो क्या हमें म्यांमार के साथ अपने संबंध को बढ़ाना चाहिए, या फिर हमें अब बांग्लादेश को ज़्यादा मतलब बांग्लादेश के साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ तो ज़्यादा दोनों देशों के बीच बनता नहीं है। अगर म्यांमार चाइना के पास जाता है तो ऑलरेडी बांग्लादेश के पास एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वो कौन से देश के साथ जाएगा। और आप प्रेजेंट टाइम में देखो बांग्लादेश अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है और भारत के साथ भी थोड़ा बहुत बांग्लादेश का रिश्ता सुधर रहा है। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है हमें बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपने संबंध को ठीक ठाक रखना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम म्यांमार को ऐसे ही फ्री छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो प्रॉब्लम हम श्रीलंका में फेस किए थे। हम श्रीलंका को एक तरीके से आप कह सकते हो हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण चाइना के हाथ खेलने के लिए फ्री में छोड़ दिया था। और अब क्या हो रहा है श्रीलंका में और श्रीलंका किस तरह से चाइना की कंट्रोल में जा रहा है आप सब देख पा रहे होंगे। आप सब तो इनको जानते हैं, ऑंग सान सू जो पहले म्यांमार में प्रेसिडेंट थे और इनको एक तरीके से प्रो इंडिया माना जाता है। और अब ये जो उनके जनरल थे वो इनको अब सत्ता में हटाकर एक तरीके से मिलिट्री कू करके सत्ता में बैठे हैं मीन। अब हालांकि देखा जाए तो ये भी कोई चाइना के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो प्रेजेंट टाइम में ये चाइना को सपोर्ट करते हैं और उनका चाइना को सपोर्ट करना एक तरीके से उनको मजबूरी है, क्योंकि वो सत्ता में बैठने के लिए उनको चीन जैसा देश साथ में चाहिए। क्योंकि अब एक तरीके से म्यांमार को अमेरिका समेत जो यूरोपियन कंट्री है वो एक तरीके से साइड लाइन कर दिए हैं। और ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ गलत पॉलिसी है, क्योंकि हमें म्यांमार के अंदर या फिर म्यांमार का जो मजबूरी है तो उन्हें भी समझना चाहिए। हम वो चीज़ को मतलब वो लोग वो चीज़ को नहीं किए, इसीलिए भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अब म्यांमार में जब सैन्य मिलिट्री रूल चल रहा है तो एक भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ पड़ोसी देश होने के बावजूद भी क्यों भारत सरकार अब म्यांमार में जो मिलिट्री रूलर हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा आप रूल के हिसाब से नहीं चल सकते हो, आपको आपकी देश की फायदा देखना होगा। अब प्रेजेंट टाइम में हमारी फायदा ये है, म्यांमार में जो भी कुछ हो रहा है ठीक है, उनका पब्लिक जो भी सत्ता में आए हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक के पास तो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सारा पावर तो जो रूलिंग क्लास है उनके पास है। और देखा जाए तो भारत भी इस तरीके का गेम कभी खेला नहीं है। पब्लिक को ज़्यादा सपोर्ट करके आप वहाँ पर जो रूलिंग क्लास है उनको बहुत बड़ा कुछ मतलब उनके एग्निस्ट कर पाओ। हालांकि बांग्लादेश एक और एक ऑप्शन है, लेकिन बांग्लादेश वाला और म्यांमार वाला एग्जाम्पल थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें, अगर आप देखोगे तो म्यांमार के साथ हमारा जमीनी सीमा मिलने के साथ साथ समुद्री सीमा भी मिलता है। अब आप कहोगे समुद्री सीमा कहाँ मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लगभग हम 1600 किलोमीटर जमीनी सीमा म्यांमार के साथ शेयर करते हैं और तकरीबन 700 किलोमीटर हम समुद्री सीमा भी म्यांमार के साथ हम शेयर करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये चारों की सीमा
म्यांमार के साथ लगता है। जब म्यांमार में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ था और बहुत सारे लोग भारत के अंदर आए थे, तब भारत सरकार एक तरीके से नहीं रखना चाहता था उन लोगों को, लेकिन इस एरिया में जो लोग बैठते थे, जो लोग रहते हैं, उनका एक तरीके से आप कह सकते हो सेम टाइप का कल्चर है बॉर्डर एरिया पर। तो ये लोग चाहते थे कि जो भी लोग भारत आ रहे हैं उनको रहने दिया जाए। इस तरीके के इसके साथ साथ इस एरिया में जितने भी मतलब आतंकवादी कार्यकलाप होता था, तो उनको भी एक तरीके से म्यांमार से ही बहुत लोग कंट्रोल हो रहे थे और उनको फंडिंग चाइना कर रहा था। वो वाला एंगल पर थोड़ी मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि चाइना इस एरिया में भारत और म्यांमार को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और चाइना एक तरीके से उसमें आगे भी है। अगर हम सबमरीन की बात करें तो आप सबको पता होगा, भारत 2019 में हमारा जो किलो क्लास रसिया के सबमरीन हम लिए थे, एक सबमरीन को हम दिए थे और वजह ये था कि उस एरिया में थोड़ा चाइना का दबदबा को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 2016 से ही बांग्लादेश अपने नेवी में 2 चाइना की मिंग क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को यूज कर रहा है। तो भारत को उस एरिया में काउंटर करने के लिए म्यांमार के साथ अपना डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना था और भारत ने किया भी। और तब चाइना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज भी हुआ था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने यह आरोप लगाया था कि भारत जो सबमरीन दिया है वो तो बिल्कुल खराब सबमरीन है, म्यांमार वो सबमरीन को लेकर कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई में बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये क्योंकि ये सोवियत यूनियन की सबमरीन थी और भारत उससे अपग्रेड करके और थोड़ा उसे बहुत सारा चेंजेस करके म्यांमार को दिया था, ताकि म्यांमार 2030 तक वो सबमरीन को अपने नेवी में ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि म्यांमार का प्लान था वो डायरेक्ट सोवियत यूनियन से इंप्रूव किलो क्लास सबमरीन को खरीदेगा, लेकिन जब म्यांमार के नेवी में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं सबमरीन को इस्तेमाल करने को लेकर, इसलिए भारत के सबमरीन को वो लोग लाए थे। लेकिन इससे मतलब 2006-07 से उनका भारत के ऑफिशियल के साथ बातचीत होना शुरू हो गया था। अगर हम बात करें तो म्यांमार चाइना के ऊपर डिफेंस और इकोनॉमिक नज़र से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप हथियार खरीदने की लिस्ट को देखोगे तो म्यांमार तकरीबन 43% अपना हथियार रसिया से खरीदता है और 41% चाइना से, और बाकी कंट्री का लिस्ट आप देख सकते हो, इंडिया, यूक्रेन, साउथ कोरिया और बाकी इजराइल वगैरह अदर में भी 6% है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशन देखें तो अब चाइना और म्यांमार का ट्रेड तकरीबन $7 बिलियन हर साल का है, लेकिन भारत का $2 बिलियन से नीचे है। हालांकि भारत कोई मतलब कम इंपॉर्टेंट देश म्यांमार के लिए है नहीं, इसलिए अब अगर भारत म्यांमार को खुला ऐसे छोड़ देगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी साल ही जब कू होने से ठीक पहले, हाँ, इसे ये मैं आप सब दिखा देता हूँ कि भारत की समुद्री सीमा कैसे म्यांमार की सीमा से लगता है। दोस्तों वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से लगता है। अगर आप देखोगे ये तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, अगर नेहरू जी गलती ना करते तो शायद कोको आइलैंड इस एरिया में होता और हमारा और क्लोज हम म्यांमार का हो जाते, लेकिन छोड़ो वो गलती तो हो गया और कोई भी गवर्नमेंट मूड में नहीं है कि कोको आइलैंड को कैसे भारत के साथ हम मिला पाए। तो इस यहाँ से बिल्कुल ये वाला एरिया हो गया भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये वाला एरिया आप देख रहे हो ये रहा म्यांमार का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो इतना सा एरिया है ये तकरीबन 700 किलोमीटर है। इस हिसाब से भारत का समुद्री सीमा म्यांमार की समुद्री सीमा से लगता है। हालांकि अंडमान निकोबार में तो भारत में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये एरिया मिलिट्री नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे बताता हूँ कैसे म्यांमार में और भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए चाइना बड़ा गेम खेल रहा है और एक तरीके से एक बड़ा आतंकवादी ग्रुप को भी वो इस एरिया में बना दिया है। आप सब देख सकते हो ये एक 7-8 महीने पहले का ही आर्टिकल है। अब जो मिलिट्री रूल कर रहे हैं म्यांमार में, उन्होंने ही रशियन मीडिया में इंटरव्यू देते हुए डायरेक्ट चाइना का नाम लेते हुए कहा था कि जो अरकाइन आर्मी है उनको चाइना फंडिंग कर रहा है, उनका 95% फंडिंग चीन से आता है। ये अब अरकाइन आर्मी के लीड करते हैं और आप देख सकते हो ये थोड़ा मतलब इनका जो रेस है या फिर एथेंसिटी है वो चाइना के साथ मैच खाता है। और अब उनके पास 50 से 100 तक मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है और बहुत सारा चाइनीज मेड हथियार भी है। ये तो क्लेम कर रहे तकरीबन इनकी सेना में 20,000 सोल्जर है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से तो उनके पास 3 से 4 हज़ार है और बाकी 8-10 हज़ार उनके पास सिविलियन फोर्स है। उनको वो मतलब किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर कोई छोटा मोटा है नहीं और इनके जरिए चीन म्यांमार और भारत की सीमा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है। अब आप कहोगे अगर म्यांमार में भी चाइना प्रॉब्लम कर रहा है और म्यांमार के अब जो राष्ट्रपति है या फिर मिलिट्री जनरल है उनको ये बात पता है, तो फिर वो क्यों चीन के साथ भारत के खिलाफ देने जा रहे हैं या फिर चीन से सबमरीन ले रहे हैं। और अब तो ऐसा खबर आ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे आतंकवादी ग्रुप है उनको म्यांमार की गवर्नमेंट और चीन एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो अब म्यांमार के जो लीडर हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं। दुनिया में बड़े बड़े देश उनको ब्लॉक कर चुके हैं। रसिया का तो उस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। 2 बड़े देश है, चीन या फिर भारत। अब भारत
चुप तो है, लेकिन म्यांमार को बहुत ज़्यादा खुलकर तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। चीन ही सपोर्ट कर रहा है और चीन का बहुत सारा फंडिंग प्रोजेक्ट वगैरह उस एरिया में चल रहा है। चीन का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट उस एरिया में है। तो अब जो उनके पास सत्ता में बैठे हैं, उनके पास कोई चांस नहीं है वो चीन को विरोध करे या फिर चीन का साथ ना दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको सत्ता में बैठा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर म्यांमार की पब्लिक की बात करें तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपकी प्रेजेंट टाइम सरकार से और चीन से, क्योंकि जब ये मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में तो बहुत सारे जो चाइनीज बिजनेस है उनको टारगेट किए थे म्यांमार के लोग। तो इसी वजह से अब भारत को भी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अब तो हमेशा के लिए म्यांमार में तो मिलिट्री रूल रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो डेमोक्रेसी को आना है। और इससे पहले भी बीच बीच में उनका मिलिट्री कू होता रहता है पाकिस्तान की तरह। इसलिए अब भारत, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसको कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया है, जो हमारी पॉलिसी में बिल्कुल ठीक बैठता है। अगर हम चाइनीज़ सबमरीन की बात करें म्यांमार की नेवी में शामिल हो रहे हैं, ये जरूर टेंशन तो भारत का बढ़ाएगा, लेकिन हमारे पास तो उस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। हमारे पास अब प्रेजेंट टाइम में बड़ा ऑप्शन ये है कि हम अंडमान निकोबार को और ज़्यादा मजबूत करें, और इस मतलब डायरेक्शन में हमारा सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, क्योंकि इस एरिया में ऐसे ही खेल चलता रहेगा। कोई देश में कभी भारत का बैलेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कभी चीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गेम कभी रुकने वाला गेम नहीं है। 6 महीने कोई देश आगे रहेगा तो और 6 महीने भारत के लिए या फिर चीन के लिए, ऐसा ही ये गेम चलता रहेगा। अब आप ये टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।